जीवन में बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच में जो एक माध्यम होता है, जो एक जुड़ाव होता है, वो होती है आशा, उम्मीद। और यही नई आशा लेकर आते हैं, नई उमंग लेकर आते हैं नए शिशु। अर्थात जब भी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता के लिए हर्ष उल्लास के साथ एक सुरक्षा की भावना भी होती है और उन पर जिम्मेदारी होती है उस नवजात के, उस शिशु के बेहतर स्वास्थ्य की। लेकिन कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं या कुछ ऐसी लापरवाही हो जाती है जो कहीं ना कहीं शिशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और उसके लिए समस्या का कारण बन सकती है। आज हम टोटल हेल्थ में विस्तार से बात करेंगे कि किस प्रकार नवजात और शिशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है और उनके लिए कैसे अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सकता है। नमस्कार, टोटल हेल्थ के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। जब भी माता पिता अपने शिशु को देखते हैं, हर माता पिता के दिल में बस एक ही अरमान होता है कि बच्चे के स्वास्थ्य को बेहतर कैसे करना है। तो शिशु के स्वास्थ्य के देखभाल की शुरुआत करना जरूरी है, लेकिन ये शुरुआत यानी शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल कब से शुरू होनी चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके विषय में सभी को जानकारी होनी चाहिए। प्रेगनेंसी प्लानिंग क्यों महत्वपूर्ण है, अर्थात गर्भधारण को प्लान करना या इसकी योजना बनाना कितना महत्वपूर्ण है और इससे क्या बदलाव किया जा सकता है। जब भी कोई महिला गर्भधारण करती है तो उसमें देखभाल की आवश्यकता होती है, लेकिन गर्भावस्था का फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहला तिमाही सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये विशेषज्ञ आपको आज विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको ये भी समझाएंगे कि गर्भावस्था में नियमित जांच करवाना, स्कैन्स करवाना और एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के परामर्श में रहना अर्थात उनसे कंसल्टेशन लेते रहना कितना और क्यों आवश्यक है। जन्म के तुरंत बाद शिशु को कौन सी जांच करवानी चाहिए, जैसे ही शिशु का जन्म होता है वो कौन सी जांच है जो ये सुनिश्चित करती है कि शिशु बिल्कुल ठीक है। साथ ही जन्म के तुरंत बाद जांच करवाना क्यों आवश्यक है। कहते हैं कि माँ का पहला दूध शिशु के लिए अनिवार्य है, यानी पहला गाढ़ा दूध जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है, ये क्या होता है और शिशु के लिए उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कोलेस्ट्रम का क्या महत्व है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही जन्म के बाद पहले 24 घंटे में शिशु में कौन से लक्षण अगर होते हैं तो उन्हें रेड फ्लैग्स माना जाए, जो चिंता का विषय हो सकता है और तुरंत विशेषज्ञ से परामर्श लेने की आवश्यकता है। या शिशु में ऐसे लक्षण हो रहे हैं तो विशेषज्ञ को ये बताना चाहिए कि कौन से सामान्य लक्षण हैं और कौन से असामान्य। न्यूबॉर्न जॉन्डिस यानी जब बच्चा पैदा होता है उसमें पीलिया की समस्या बेहद आम है, तो कब ये स्थिति सामान्य मानी जाए और कब चिंताजनक साबित हो सकती है। न्यूबॉर्न जॉन्डिस के अंदर किस तरह से उसकी देखभाल होनी चाहिए और इलाज के लिए क्या विकल्प या तकनीकें अपनाई जाती हैं। न्यूबॉर्न जॉन्डिस को ठीक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। नवजात के सांस लेते समय यदि आवाज आ रही है तो क्या ये स्थिति सामान्य है या ऐसे में कुछ करने की आवश्यकता है, क्या कहते हैं विशेषज्ञ, ये आज आप जानेंगे टोटल हेल्थ में। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जाने शिशु के रोने का कारण। अक्सर बच्चे रात को भी रोते हैं, तो कैसे माता पिता ये समझ सकते हैं कि जो शिशु रो रहा है उसका कारण क्या पेट दर्द है, क्या शिशु को भूख लगी है और कब रोने की अवस्था को चिंताजनक माना जाए, यानी कब शिशु रो रहा है तो ये समझ लें कि न सिर्फ सामान्य बात है बल्कि कोई चिंता की बात हो सकती है। शिशु को संक्रमण और रोगों से सुरक्षित रखने में टीकाकरण कितनी अहम भूमिका निभाता है। शिशु के लिए कहा जाता है कि पूर्ण टीकाकरण करवाना चाहिए। कौन से टीके हैं और कैसे शिशु के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए ये कार्य करते हैं, शिशु को संक्रमण से बचाते हैं, रोगों से बचाते हैं। और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि नवजात शिशु के लिए पहला टीकाकरण कौन सा होता है, क्या आपको इसकी जानकारी है। अगर नहीं तो आज का कार्यक्रम अवश्य देखिए और शिशु के स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम बातों को समझिए, क्योंकि विशेषज्ञ आज आपसे बात करने वाले हैं कि कैसे मातृत्व और शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सकता है, बेहतर रखा जा सकता है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं और ये समझते हैं कि शिशु जन्म में और गर्भावस्था में कौन सी बातें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण होती हैं।
शिशुओं का स्वास्थ्य अहम विषय है। शिशु स्वस्थ रहे, इसके लिए आवश्यक है उनकी सही देखभाल होना। नवजात शिशुओं के जीवन के पहले कुछ समय को महत्वपूर्ण देखभाल की आवश्यकता होती है। बच्चा स्वस्थ हो, इसकी शुरुआत गर्भावस्था से ही हो जानी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान की गई देखभाल, खान पान और ऐसे कई अन्य कारक हैं जिससे ये निर्धारित होता है कि शिशु का स्वास्थ्य कैसा होगा। गर्भावस्था के दौरान मां के आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए, समय समय पर जांच करवानी चाहिए और स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। आवश्यक है कि प्रसव अस्पताल में हो या किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा किया जाए, जिससे मां और शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके। जन्म के तुरंत बाद शिशु को स्तनपान कराना चाहिए और स्तनपान जीवन के लिए आधार बनता है। पहले 6 महीनों में केवल स्तनपान ही शिशु के लिए पर्याप्त पोषण प्रदान करता है। नवजात शिशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, ऐसे में उन्हें संक्रमण और अन्य बीमारियां होने की संभावना होती है। आवश्यक है कि शुरुआती वर्षों में शिशु के स्वास्थ्य की सही और पूर्ण देखभाल की जाए, उनके स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और पोषण पर विशेष ध्यान दें। समय समय पर शिशु की जांच और पूर्ण टीकाकरण करवाना चाहिए। शिशु के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए देखभाल सही हो और साथ ही ये समझना भी आवश्यक है कि कौन सी सावधानियां और उपाय करके शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षित और बेहतर बनाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कैसे शिशु के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है और इसके लिए मातृत्व स्वास्थ्य का क्या महत्व है, ये आज हम विस्तार से जानेंगे विशेषज्ञों से। नेशनल न्यूबॉर्न अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है। न्यूबॉर्न केयर यानी नवजात शिशुओं की देखभाल का क्या महत्व है, ये हम आपको बताएंगे। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ है विशेषज्ञों का खास पैनल, तो उनका परिचय आपसे सबसे पहले करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर रत्ना विश्वास, Director Professor Obstetrics and Gynecology, Lady Hardinge Medical College. She has over 26 years of experience and her areas of interest are high risk pregnancy, critical care, obstetrics, endoscopy. बहुत स्वागत है डॉक्टर रत्ना आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष जैन, प्रोफेसर एंड हेड Neonatology Department, Maulana Azad Medical College and Loknayak Hospital. With over 20 years of experience, his areas of expertise are neonatal ventilation, LBW, feeding, neonatal neurology and innovation. बहुत स्वागत डॉक्टर आशीष जैन आपका। थैंक यू, नमस्कार। आज के डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगी डॉक्टर शोभना गुप्ता, डेप्यूटी कमिश्नर चाइल्ड हेल्थ एंड RBSK, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. She is specialized in neonatal critical care, medical education and research, training healthcare professionals and spearheading towards newborn resuscitation programs. She has a fellowship of Indian Academy of Pediatrics, pediatrician and public health expert and national program leader with over 20 years of experience in neonatal and pediatric care. बहुत स्वागत डॉक्टर शोभना गुप्ता आपका। शिशु का जो स्वास्थ्य है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं होती है बल्कि पूरे परिवार की होती है, इसलिए जागरूकता की आवश्यकता भी सभी को है, पूरे परिवार को है, हम सबको है। वो जागरूकता हम आप तक पहुंचा रहे हैं टोटल हेल्थ के माध्यम से। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं या शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी, मातृत्व स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है जिसका समाधान लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो आइए समझते हैं नेशनल न्यूबॉर्न केयर वीक में कि कितना अहम है शिशु का स्वास्थ्य और इसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है माँ। सबसे पहले डॉक्टर रत्ना आपसे जानना चाहेंगे कि जब शिशु के स्वास्थ्य की बात आती है तो सुरक्षा की भावना हो या अच्छी सेहत हो, माँ उसका एक मुख्य माध्यम होती है। ऐसे में मातृत्व स्वास्थ्य यानी माँ का स्वस्थ होना कितना अहम मानती हैं आप जब हमें ध्यान देना है शिशु के स्वास्थ्य पर? बहुत ही अहम है माँ का स्वास्थ्य। प्लानिंग जो होनी चाहिए प्रेगनेंसी की वो पहले से होनी चाहिए। जब माँ प्लान कर रही है प्रेगनेंसी,
उसके पहले ही उसको कुछ जांचें करवा लेनी चाहिए, जो हम कहते हैं कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कहते हैं। मतलब प्रेगनेंसी से प्लान करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अगर कोई बीमारियां हैं पहले से, जैसे बहुतों को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, या और कोई है, थायराइड है, आस्थमा है, कुछ भी बीमारी है, तो वो पूरी तरह से कंट्रोल होनी चाहिए आप जब प्लान कर रहे हैं। और जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। डायबिटीज़ के कुछ ड्रग्स हैं या हाइपरटेंशन के कुछ ड्रग्स हैं जो हम चेंज कर देते हैं कंसेप्शन से पहले, क्योंकि कंसेप्शन के दौरान वो अगर ले रहे हैं आप तो बच्चे के बनावटी नुक्स हो सकती है, इसलिए वो सब चीज़ें ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो हम बहुत कॉमनली देखते हैं कि अनीमिया बहुत प्रेवलेंट है हमारे देश में। सो अनीमिया का भारत सरकार भी बहुत काम कर रही है अनीमिया में। अनीमिया मुक्त भारत है, जिसमें कि 6 कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशरीज़ हैं जो कि हम स्कूल से ही हम लोग उनको देते हैं आयरन टैबलेट्स, ताकि उनका अनीमिया ना हो। बाकी और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहूँगी कि थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप कुंडली मिलाते हैं ना, वैसे हम कहते हैं कि थैलेसीमिया दोनों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों पेरेंट्स को थैलेसीमिया है तो बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होने की वो संभावना रहती है। तो इसलिए वो देखना कि थैलेसीमिया माइनर ही होंगे पेरेंट्स तो खैर, तो लेकिन बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है अगर दोनों माइनर है जी। तो ये भी हम यूथ को कहते हैं कि इस चीज़ पे ध्यान रखें कि प्रिवेंट प्रेगनेंसी, मतलब प्रिवेंट मैरिजेस इफ़ पॉसिबल बिटवीन 2 थैलेसीमिया माइनर पीपल, यू नो। तो थैलेसीमिया है तो ज़रूरी नहीं है बच्चे को होए, लेकिन वो स्क्रीनिंग करवा ले, क्योंकि बाद में हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में फिर उसका बच्चे का भी करके देख सकते हैं कि बच्चे को है कि नहीं। अगर मदर और फादर दोनों को माइनर है तो 1 in 4 चांसेस हैं कि बेबी को मेजर होए। तो मेजर होगा तो प्रॉब्लम आएगी, माइनर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं जी। और माता पिता नहीं चाहते कि शिशु का स्वास्थ्य किसी तरह से भी प्रभावित हो, इसलिए माँ का स्वास्थ्य कैसा है, और जैसे डॉक्टर रत्ना ने कहा कि प्रेगनेंसी को प्लान करना, हम कोई भी महत्वपूर्ण काम करते हैं तो उसकी योजना अवश्य बनाते हैं, ठीक उसी तरह से गर्भावस्था के लिए भी सही प्लानिंग करना और स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी एक गायनिकोलॉजिस्ट से परामर्श लेना बहुत आवश्यक है। शिशु के जन्म की जब बात आती है तो माता पिता तो अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी धारणाएं हैं, कुछ ऐसी लापरवाही हो जाती है जिसके वजह से शिशु का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। डॉक्टर शोभना गुप्ता, हम नेशनल न्यूबॉर्न अवेयरनेस वीक बना रहे हैं, जिसमें शिशुओं की देखभाल जो है, न्यूबॉर्न केयर पर ध्यान रहता है। कितना महत्वपूर्ण कदम आप मानती हैं शिशु के स्वास्थ्य को जब समझने की बात है और इसके विषय में जागरूकता बढ़ाने की बात है, किस तरह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है? और क्योंकि 15 नवंबर से ही ये सप्ताह शुरू हुआ है, इस बार का आयोजन किस तरह से किया जा रहा है, मेन फोकस पॉइंट्स क्या हैं? नहीं, जैसे किरण आपने बोला कि ये जागरूकता ग्राउंड लेवल से बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं नवजात शिशु एक जीवन की शुरुआत है, नींव रखी जा रही है, तो उस नींव का सुदृढ़ होना बहुत ही जरूरी है। और उसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रेगनेंसी से ही तैयारी शुरू हो जाती है, बट उसकी जागरूकता जरूरी है माँओं में, घरों में होना, फैमिलीज को देना, जो होने वाली माँ है। और खाली माँ नहीं, पेरेंट्स को, पिता को, घर में जो और फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं पूरा परिवार है जो बच्चे के लिए जरूरी है। ये जो हमारा न्यूबॉर्न वीक है, ये इसमें पूरे वीक में हम देश भर में जागरूकता फैलाने के लिए जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे आशा हैं, एएनएम हैं, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, वो सब जब वो होम विजिट्स पे जाते हैं तो माओ के वहां पे उसको ये जो इम्पोर्टेंट चीजें बर्थ पे जरूरी हैं, चाहे वो डिलीवरी हो बच्चे की, इमीडिएटली डिलीवरी के बाद बच्चे की जो केयर करनी है 1 घंटे के अंदर, वो केयर करना, उसको जल्दी से जल्दी माँ का दूध पिलाना, इन्फेक्शन ना हो उसके लिए हाथ धोना, उस तरह की चीजों का ख्याल रखना, बच्चे का टेम्परेचर, उसको थर्मल केयर देना, इस तरह की सिंपल चीजों की जो जानकारी है वो बहुत ही जरूरी है। और अगर स्पेशली अगर बच्चा लो बर्थ वेट है, 2500 ग्राम से कम का है,
तो उन बच्चों में संभावना जल्दी होती है कि वो जल्दी ठंडी हो जाएं या उनको शुगर कम हो जाए। तो इन चीजों की जागरूकता घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे अवेयरनेस सेशंस होते हैं। इसमें इस हफ्ते में स्पेशली आशाएं कम्युनिटी में जाके प्रोग्राम करती हैं, जिसमें पंचायत के लोग जो लीडर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके परिवार को, जो हमारे विलेज हेल्थ और सैनिटेशन डेज होते जी। हैं उसमें भी उनको जागरूकता एंड माओं की बैठकें करा के इसके बारे में मोर एंड मोर अवेयरनेस की जाती है। और नेशनल लेवल पे भी हमने अभी 14 तारीख को इसका बहुत बड़ा लॉन्च करके सारे स्टेट के लोगों को बुला के, एक्सपर्ट्स को बुला के इस बारे में इसका इनॉग्रेशन किया है बाय हमारे अधिकारियों से, सीनियर अधिकारियों से, ताकि देश भर में इसको अब हर स्टेट में मनाया जा रहा है। जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि साधारण सी बातें हैं लेकिन सभी को पता होना भी ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी बातें शिशु और बच्चों के स्वास्थ्य में एक बड़ा और अहम जो है रोल निभाती हैं, एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसीलिए जानकारी बहुत आवश्यक है। डॉक्टर आशीष जैन, शिशु का जब जन्म होता है सबसे महत्वपूर्ण बातें कौन सी बताना चाहेंगे, चेक पॉइंट्स जो कि रखने चाहिए और रखे जाते हैं, जिससे ये देखने के लिए कि जो शिशु का जन्म हुआ है, शिशु को कोई समस्या तो नहीं है, सब कुछ सामान्य है। और जन्म के बाद पहले 24 घंटे कितने महत्वपूर्ण होते हैं? जैसे शिशु की डिलीवरी होती है तो एक सटीक और बड़ा जल्दी से एग्जामिनेशन बड़ा ज़रूरी है। तो हम लोग आमतौर पे जैसे शिशु डिलीवर होता है तो उसकी सांस की रफ्तार, दिल की धड़कन, शिशु का रंग और उसकी मांसपेशियों की टोन और हरकत, ये चीज़ें हम हर शिशु में देखते हैं। ये देखने के बाद अगर ये चीज़ें ठीक हैं तो फिर हम फोकस करते हैं कि शिशु को पैदा होते से ही सही मायने में गर्माहट मिले। इसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट मदर के शरीर से लगा के रखते हैं और ये कोशिश करनी चाहिए कि 1 घंटे के अंदर अंदर ही शिशु जो है मदर के ब्रेस्ट पे फीडिंग करे और अपनी पहली फीड शिशु ले। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हम बोलते हैं कि न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग हो गई, ये बड़ी ज़रूरी होती है शिशु के पैदा होने के बाद, और आमतौर पे ये 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में हम लोग इसको देखते हैं, जिसमें कोई जम से रिलेटेड कोई बर्थ डिफेक्ट हो या मालफॉर्मेशन हो, इसकी हम स्क्रीनिंग करते हैं, पूरी शिशु को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि शिशु ने ठीक तरीके से पेशाब और जो स्टूल्स है वो पास कर लिए। साथ में आजकल हम पल्स ऑक्सीमीट्री से ये भी पता करने की कोशिश करते हैं कि कोई क्रिटिकल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, मतलब कोई दिल की बीमारी तो नहीं है। ये भी पहले 24 घंटे से 48 घंटे में हम पता कर सकते हैं। साथ में कोई हार्मोन की समस्या जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपोप्लेशिया और सुनने की समस्या, या हम एक रेड आई रिफ्लेक्स देखते हैं जिससे आमतौर पे हम देखने की भी जांच कर लेते हैं। तो ये कुछ स्क्रीनिंग करने से हम ऐसी चीज़ें पिकअप जल्दी कर सकते हैं, और अगर हम जल्दी पिकअप करेंगे तो इनका इलाज सरल होगा, सटीक होगा और शिशु का बचपन जो है सेहतमय होगा। जी, और इसी के लिए जागरूकता शुरुआत से होनी चाहिए, सतर्कता पहले ही बरतनी है। 2 ईमेल्स हैं, एक शोभना जी का ईमेल है डॉक्टर रत्ना, ये कह रहे हैं कि सिजेरियन इनका हुआ है तो जो ब्रेस्ट मिल्क है वो नहीं आ रहा है, इनके बच्चे को तुरंत ही जो है फॉर्मूला फीड या टॉप फीड शुरू कर दिया गया है। सिजेरियन के मामले में क्या ये संभव हो पाता है कि जो डॉक्टर आशीष जैन ने बात कही, डॉक्टर शोभना ने भी बात कही कि तुरंत ही जितना जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीड शुरू करनी है? बहुत बार जो है ऐसा होता है कि शिशु को अलग रखा गया है, सिजेरियन हुआ है, तो ये एक दलील दी जाती है, तर्क दिया जाता है कि माँ की सेहत शायद उतनी ठीक नहीं है कि वो ब्रेस्ट फीड करा सके। सिजेरियन के मामले में कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं, सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी में दोनों में कोई फ़र्क नहीं है शिशु को ब्रेस्ट में लाने के लिए, क्योंकि हम जो कहते हैं कि विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर ही डिलीवरी के बच्चे को स्तनपान करवाना आवश्यक है, वेदर इट इज़ सिजेरियन हो या वो नॉर्मल डिलीवरी हो। लेकिन सिजेरियन में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, मदर सिक है, तो वो अलग बात है, लेकिन 95 to 99% ऑफ द टाइम सिजेरियन में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। मदर को स्पाइनल में दिया जाता है और मदर अवेक होती है, या अगर जीए में भी दिया है, बेहोश करके भी किया है सिजेरियन पूरा, फिर भी वो शी कम्स बैक टू कॉन्शियस हो जाते हैं आधे घंटे में सिजेरियन के विदिन। तो हम लोग तो ओटी में ही, ये गलत फहमी है कि नहीं करवाना है, ओटी में ही
हम मदर की छाती पे बच्चे को लगाते हैं ताकि वो स्तनपान करवाए। जी, तो ये और ज़रूरी है कि स्तनपान करवाना विदिन 1 आवर होना ही चाहिए। माताओं को कभी कभी लगता है कि उनका दूध नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी एक गलत फहमी है। जो कोलेस्ट्रम पानी जैसा पीला सा थोड़ा आता है वो बहुत ही रिच होती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स में, जो कि इन्फेक्शन फाइट करने की क्षमता बढ़ाती है शिशु में। तो वो चीज़ वो लोग समझते हैं पीला आ रहा है ठीक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल मतलब बहुत ही प्रेशियस दूध है माँ का, तो वो देना बहुत ही ज़रूरी है, और वो जितना आ रहा है उतना ही सफिशेंट होता है। और जैसे जैसे माँ अपने स्तन पे लगाएगी बच्चे को, वैसे वैसे ही उसके रिफ्लेक्सेस बनेंगे, वो और भी ज़्यादा दूध आएगा। तो जितनी दूध ज़रूरत है वो माँ का आता ही है। ये हमारे को नेचर ने, भगवान ने दिया है ये चीज़ कि ज़रूरत के हिसाब से दूध बनता रहता है, लेकिन ज़रूरी है कि माँ अपने बच्चे को अपने स्तन पे लगाए और स्तनपान शुरू करे। जी, क्योंकि जितनी जल्दी स्तनपान शुरू किया जाता है, न सिर्फ शिशु को सुरक्षा की भावना आती है, कैंगरू मदर केयर भी इसीलिए की जाती है। कुछ और इस विषय पर जानकारी लेंगे। दीपिका जी का एक सवाल भी है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट को लेकर, उस पर भी हम विशेषज्ञों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले चेन्नई से एक कॉलर हैं हमारे साथ, प्रेम कुमार जी हैं फोन लाइन पर। प्रेम कुमार जी, स्वागत आपका, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम। मैम मैं चेन्नई से कॉल कर रहा है। मेरे दोस्त अभी प्रेग्नेंट है। उसका क्या है ना, शी वाज लाइक कोरोना इन्फेक्टेड एंड आफ्टर दैट शी गॉट लॉट ऑफ अल्सरेटेड एंड एसिड रिफ्लक्स बहुत ज्यादा है। क्या वो पैंटासिक डी खा सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस? एडवाइसेबल कुछ विल इट अफेक्ट द चाइल्ड? एनी एडवाइस ऑन दैट? ऑलराइट, डॉक्टर रत्ना, क्या आप इनको एडवाइस करना चाहेंगी? क्या उनको एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा है, तो क्या पूछ रहे हैं ये कि पेंटासिड या इस तरह की कोई मेडिकेशन लिया जा सकता है, एंटासिड टैबलेट्स ली जा? हाँ, एंटासिड्स ले सकती हैं माँ, अगर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पेंटासिड ले सकती हैं, लेकिन वो खाने का ध्यान दें। जब वो खा के मतलब व्हेनेवर शी ईट्स उसके बाद तुरंत लेट ना जाए और थोड़ा बैठे रहें, क्योंकि जो हमारी प्रेगनेंसी में यूट्रस बढ़ रहा है उससे डायफ्राम में भी प्रेशर बनता है, इसलिए एसिड रिफ्लक्स बढ़ जाता है। और जो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी करती हैं, जैसे कि मसाले वाली चीज़ें, ये सब अवॉइड की जाए। मतलब थोड़ा सा प्लेन खाना खाया जाए, न्यूट्रिशियस खाना खाया जाए, तो उस चीज़ पे ध्यान देना है। मेडिकेशंस पेंटासिड ले सकती हैं, लेकिन कंटिन्यूसली लेना भी ठीक नहीं होता, लेकिन वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ज़रूर ले सकती हैं। जी, और बहुत हैवी खाना नहीं खाना है, क्योंकि इस अवस्था में न सिर्फ देसी घी और तरह तरह के मेवे और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस डाइट बढ़ाने के चक्कर में हैवी खाना दिया जाता है, वो भी एक कारण हो सकता है ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स होने का या एसिडिटी फॉर्म होने का। डॉक्टर शोभना, हाइजीन की आपने बात कही थी, कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हाइजीन रखना, स्पेशली जब शिशु का जन्म होता है। बहुत सारे लोग ऑब्वियसली मिलने के लिए आते हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, कितना बड़ा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे के लिए। कौन सी बातें बताना चाहेंगी? कहीं मिस हो जाती हैं, लेकिन उनका ध्यान जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल किरण, जैसे कि हमने कहा नवजात शिशु की इम्यूनिटी शुरू में कम होती है, तो उसका चांस इन्फेक्शन पकड़ने का, संक्रमण पकड़ने का कहीं ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। पहली चीज तो जो डिलीवरी है, जैसे हमने बोला हमारी 98% जो डिलीवरी है, 98% वो हॉस्पिटल हेल्थ फैसिलिटी में हो रही है, तो वहां पे भी क्लीनलीनेस का पूरा ख्याल रखा जाता है। साथ ही साथ जो मदर्स हैं वो खास ध्यान रखना है। एक तो शुरू के पीरियड में जब 48 आवर्स हॉस्पिटल में भी रहे, वहां पर भी, और बाद में डिस्चार्ज होने के बाद घर जाने पे भी बच्चा माँ के ही संदर्भ में या अपनी फैमिली मेंबर्स जो कि साथ में आ रहे हैं, वो हाथ धो के ही बच्चे को साथ में ले, हाथ में ले। खासकर जब बच्चा शौच करे या उसके बाद उसकी क्लीनिंग करें, तो सोप एंड वाटर, साबुन का इस्तेमाल करके हाथ धोएं। ज्यादा अटेंडेंट्स जो एकदम बाहर से आ रहे हैं इमीडिएटली बच्चे के पास ना आए, क्योंकि एक हाथ से भी इन्फेक्शन होता है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी बाहर, क्योंकि किसी भी अगर रिश्तेदार को या घर वाले को अगर कोई इन्फेक्शन ऑलरेडी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है,
कोई इन्फेक्शन चल रहा है तो वो भी बच्चे से थोड़ी दूरी बनाए। तो जितना हो सके माँ और बच्चा साथ रहें या माँ और पिताजी अगर साथ रहें तो उससे बच्चे की संक्रमण से जो इन्फेक्शन होने के चांस है वो कम होगी। साथ ही ये बहुत जरूरी है कि साथ ही साथ जो माँ का दूध है, ब्रेस्ट फीडिंग, वो ही साथ में दें और उसके अलावा ऊपर से बच्चे को और कुछ नहीं दें। बच्चे की नाल पे कुछ ना लगाएं। जो कॉर्ड होता है बच्चे का अम्बलाइकल कॉर्ड, वो 5th डे पे अपने आप ड्राई होके झड़ जाता है, तो उस पे भी कुछ नहीं लगाना। बच्चे को ऊपर से माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना और हाथ धो के ही बच्चे को उठाना है जब भी बाहर निकलेगा। अदरवाइज माँ उसके शौच को क्लीन करके ध्यान रख जी, तो वो सभी जाएगा, बातें तो आपको हम ध्यान इन्फेक्शन रखनी से है जो बच्चों को बच्चे बहुत के हद लिए तक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन सकती हैं, उसके लिए संक्रमण का कारण बन सकती है, चाहे वो मोबाइल्स हाथ में लेकर बच्चों से मिलने के लिए जाना हो या बाहर से आई हुई चीज़ें बिना हाथ धोए बच्चे को अपनी गोद में उठाना हो या फिर उसको जन्म घुट्टी देना हो। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं नवजात शिशुओं की देखभाल के बारे में और विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कि शिशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स। नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। कैसे की जाए नवजात शिशुओं की सही देखभाल, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। ये समझ लिया है हमने कि जब से ही शिशु का जन्म होता है तो किन बातों का ध्यान रखना है। डॉक्टर आशीष, क्या कुछ ऐसी अवस्थाएं बताना चाहेंगे? बहुत बार जो बच्चे होते हैं उनकी स्किन पे रेड स्पॉट्स आ जाते हैं या कुछ ऐसे लक्षण जिनको देखकर माता पिता अक्सर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन वो सामान्य है। हाँ किरण जी, ऐसी कई चीज़ें होती है जो बच्चों में देखी जाती हैं और काफ़ी चिंताजनक लगता है, बट यह सामान्य चीज़ें होती है। जैसे कुछ आपने अभी बोला था कि कुछ रेड स्पॉट्स वगैरह आते हैं, तो आमतौर पे जो टर्म बच्चे होते हैं उनमें 2 से 3 दिन पे आते हैं, जिनको हम एरिथेमा टॉक्सिकम बोलते हैं, और ये अपने आप ही 3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जी। इसी तरीके से कई बच्चों के आँखों से पानी टपकता है। ये हमारे यहाँ एक ग्लैंड एक डक्ट होता है, जो डक्ट खुलने में थोड़ा सा समय लगता है, तो बस हल्का सा आई मसाज करना होता है और ये भी चीज़ ठीक हो जाती है, इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं। इसी तरीके से कुछ बच्चे दूध पीने के बाद उल्टी करते हैं या तेज़ तरीके से डकार लेते हैं जी। ये भी एक सामान्य चीज़ है, इसके लिए कुछ मेडिसिन या कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। एक और बड़ी चिंता की बात कई मदर्स को होती है कि
जो फीमेल बच्चियां होती हैं उनके जो योनि से हल्का सा खून वगैरह कई दफ़ा निकलता है डे 3 पे, तो ये भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और इसको भी कोई चिंता की बात नहीं है। और कई दफ़ा छाती का सूजन हो जाता है कुछ बच्चों में, तो इसकी भी बड़ी चिंता होती है पेरेंट्स को, तो ये भी सूजन को कुछ करना नहीं होता है। तो ये चीज़ें कुछ जो है ये सामान्य तौर पे ठीक हो जाती हैं और इनमें कई दफ़ा कुछ इंटरवेंशन करने से या कुछ दवाई देने से और अगर ये प्रोलॉन्ग तरीके से चल रही हैं या कुछ अलग नज़र आ रहा है तो वो डॉक्टर को वो जाके अपनी कंसल्टेशन कर सकते हैं। जी, ये कुछ ऐसी ने बताई विशेषज्ञ है, उससे एक बार परामर्श अवश्य ले लें और ये समझ लें कि कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं है। डॉक्टर शोभना किस तरह से समझाना चाहेंगी जो प्री टर्म बेबीज होते हैं, जन्म से पहले पैदा हुए बच्चे हैं, न्यू बॉर्न जो है, जो लो बर्थ वेट बेबीज है, उनको किस तरह की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है और इसके लिए कौन सी सुविधाएं हैं जिन पर मेन ध्यान दिया जा रहा है, उसके विषय में बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल। जैसे कि हम जानते हैं जो भी नवजात शिशु दर मृत्यु दर है उसमें जो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन जो ज्यादा है वो प्री मैच्योर लो बर्थ वेट बच्चों की वजह से है। तो इन बच्चों का एक्स्ट्रा ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि उनमें इम्यूनिटी जन्म से ही काफी कम होती है। पहली चीज जब वो अस्पताल में पैदा होते हैं तो इन बच्चों के लिए स्पेशल न्यूबॉर्न के यूनिट्स होती हैं। 1100 से ज्यादा हर एक उसमें 1100 से ज्यादा ऐसी यूनिट हैं जहाँ पे इन कमजोर और छोटे बच्चों को ध्यान रखने के लिए स्पेशल सुविधाएं हैं। उसके अलावा हमारी न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट है जो सब जिला अस्पताल पे हैं और वहां पे भी इन बच्चों के लिए स्पेशल केयर करनी होती है। जो केयर डॉक्टर शोभना से शायद हमारा संपर्क जो है ठीक से नहीं बन पा रहा है, सिग्नल्स ड्रॉप कर रहे हैं। आपके पास फिर लौटेंगे डॉक्टर शोभना। उससे पहले दीपिका जी का एक सवाल था डॉक्टर रत्ना, वो ये जानना चाह रही थी कि डॉक्टर आशीष ने ये जिक्र किया था कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अंदर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स को पता किया जा सकता है। क्या गर्भावस्था के दौरान भी कोई स्कैन्स हैं और कितनी जल्दी इनका पता किया जा सकता है? हाँ, गर्भावस्था में हम लोग जो है नियमित ढंग से एक आपको बताते हैं कि कब क्या जांचें होनी है। तो इसमें हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक स्कैन करते हैं जिसको हम बोलते हैं NT-NB स्कैन, जिसमें हम ये देखते हैं कि मंद बुद्धि वाली कुछ मतलब वो संकेत देती है अगर उसमें कुछ गड़बड़ आता है तो उसको आगे चल के हम और जांचें करते हैं अगर उस NT-NB स्कैन में कोई प्रॉब्लम आ रही है जी। जो हार्ट वाली जो स्कैन है जो आप कह रहे हो, उनको हार्ट डिजीज़, बच्चे को हार्ट डिजीज़ है, तो ये हम एक बोलते हैं टारगेटेड स्कैन या बहुत कॉमन भाषा में जब जो माताओं को बोला जाता है लेवल 2 स्कैन, पर ये टारगेटेड स्कैन होती है उसके लिए कि कोई बनावटी नुक्स ना हो बच्चों में, जो फीटस में। तो इसमें ये स्कैन हम करवाते हैं अराउंड 18 हफ्ते में, 18 से 20 हफ्ते के अंदर। तो इस स्कैन में पता लग जाता है कि अगर बच्चे को कोई बनावटी नुक्स हो। लेकिन जो हार्ट डिजीज़ वाली स्कैन है वो बेसिकली वो तो इकोकार्डियोग्राफी होती है। राइट। तो फीटल इको हम नॉर्मली सब में नहीं बोलते, लेकिन अगर हमें जो टारगेटेड स्कैन में प्रॉब्लम लग रही है या मदर को पहले हिस्ट्री है कि उसके बच्चे में है ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, या मदर को है या फैमिली में किसी को है हार्ट डिजीज़, तो उसमें हम लोग इकोस भी करवाते हैं और साथ में और कुछ जांचें भी होती हैं। इन्होंने सिर्फ हार्ट डिजीज़ के बारे में पूछा है, लेकिन और भी प्रेगनेंसी में कुछ जांचें करवानी ज़रूरी है। जैसे कि आप अपना जब फर्स्ट आप विज़िट होता है तो हम हीमोग्लोबिन करवाते हैं और हम उनका एक शुगर की जांच भी करवाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि शुगर की प्रेवलेंस ज़्यादा है हमारे भारतीयों में जी। तो वो शुगर की जांच भी करवाना ज़रूरी है। और शुगर की बीमारी है अगर माता को, जिसको पता नहीं है कि उसको शुगर की बीमारी है, तो उसमें भी बच्चों में बनावटी नुक्स होने के चांसेस रहते हैं। तो स्पेशली हार्ट डिजीज़ के भी प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर मदर को शुगर ज़्यादा है और उनका शुगर अनकंट्रोल्ड है, जो हमें पता लगता है HbA1c टेस्ट करवा के बहुत ज़्यादा है। अगर मानो कि 7 या 8 से ज़्यादा है HbA1c, 10 से ज़्यादा है तो ज़रूर बच्चे में एनामली हो सकती है।
मतलब बनावटी नुक्स हो सकता है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर रत्ना, कई बार जो है थायराइड लेवल्स भी फ्लक्चुएट हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर में भी काफ़ी फ्लक्चुएशंस कुछ गर्भवती महिलाओं में देखे जाते हैं। कितना आवश्यक है कि रेगुलर जांच करवाई जाए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी? हाँ, बहुत अहम है कि आपने ये बात कही, बहुत अहम है कि आप हर विज़िट में जो भी माताएं आती हैं, जो उनका ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन होता है, उसके अलावा उनको वेट करवाना और उनको अपना शुरू में हीमोग्लोबिन करवाना और वेट और ब्लड प्रेशर तो हर विज़िट में ज़रूर करवाएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर कभी भी बढ़ सकता है प्रेगनेंसी में, और बढ़ जाए तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो हर विज़िट पे ज़रूर करवाएं। और ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हम यूरिन में एक टेस्ट एल्ब्यूमिन देखते हैं, जो कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है कि नहीं। अगर वो आता है तो उसको हम बोलते हैं कि प्री क्लैम्सिया करके एक टर्मिनोलॉजी होती है, मतलब एक तरीके का स्पेशल हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी होती है। तो वो उसके लिए हम अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और उसके कुछ चीज़ें हैं जिसको हम ध्यान रखते हैं। उसमें कभी कभी डिलीवरी भी जल्दी करवाने की मतलब हो सकता है, करवाना पड़े अगर अनकंट्रोल रहे। थायराइड का आपने जिक्र किया, थायराइड भी बहुत कॉमन है हमारे भारतीयों में। तो हम फर्स्ट विज़िट में ज़रूर स्क्रीन करते हैं कि थायराइड है कि नहीं। अगर थायराइड है, उनको हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत कॉमन है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट देने की ज़रूरत है। और अगर वो ऑलरेडी हैं हाइपोथायरॉयड तो वो डोज बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। विज़िट्स भी हम उनकी प्लान करते हैं कि कम से कम 4 विज़िट्स, ये तो मिनिमम है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिमम 4 विज़िट्स हैं, पर इससे ज़्यादा ही हम बोलेंगे अगर माताएं आ सके तो आएँ। सो जो मिनिमम विज़िट्स है वो हम कहते हैं कि एक आप 3 महीने के अंदर करवाएं, दूसरा आप 4 से 6 महीने में करवाएं, फिर एक 7-8 महीने में और एक 9वें महीने में 4 विज़िट्स, अगर मिनिमम विज़िट्स कहें। अदरवाइज़ ये है कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेकेंड ट्राइमेस्टर तक, मतलब 7वें महीने तक आप 4 वीकली महीने में एक बार आइए, 28 वीक्स से 36 वीक्स तक हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार आइए, और 36 वीक से 40 डिलीवरी होने वाली है तो वीकली आइए। अगर ये कर सके तो ये बहुत ही अच्छी बात जी। और इसके बीच में भी अगर कोई समस्या या ऐसे कुछ असामान्य लक्षण होते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास चले जाएं, कंसल्टेशन अवश्य ले लें। डॉक्टर शोभना, आप उस फैसिलिटी के बारे में बता रही थी जो प्री टर्म बेबीज़ के लिए या सिक बेबीज़ हैं उन्हें आवश्यकता होती है। इसके साथ ही क्योंकि कई बार जो स्थिति है वो डिलीवरी के दौरान भी बदल जाती है, किस तरह से जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो छोटे कस्बों में हो या इस तरह की छोटी फैसिलिटी है, उनको ट्रेन किया जाता है कि जो सभी बातें डॉक्टर आशीष जैन ने कही कि बच्चे का चेक भी होना चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और जो रेड फ्लैग्स हैं कि कहीं कोई असामान्य लक्षण तो नहीं हो रहा, इसके विषय में जैसे ही शिशु का जन्म होता है उसे एक बार जांच लिया जाए। कैसे आप लोग अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि कहीं ये छोटी छोटी बातें जो शिशु के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती हैं, उसके विषय में वो सभी हेल्थ फैसिलिटी वर्कर्स, डॉक्टर्स या मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है, जो शिशुओं की देखभाल कर रही है या डिलीवरी में इन्वॉल्व होती है, उन तक ये जानकारी पहुंचे, चाहे बच्चे का जन्म छोटे से किसी चिकित्सालय में हो रहा है या बड़े हॉस्पिटल में, ये बिंदु बिल्कुल ना छूटे। बिल्कुल किरण, इसके लिए सरकार बहुत ही प्रयास कर रही है। ये प्रयास एक्चुअली पिछले 30 सालों के हैं और अब लास्ट 10 साल में बहुत प्रयास हुआ है, जिसमें हम पहले तो अगर बच्चा कमजोर है, जैसे हमने बताया, उनके लिए स्पेशल यूनिट्स हैं जो कि स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स, और अब एक नया कंसेप्ट हमारा मदर न्यूबॉर्न केयर यूनिट, जहाँ पे हम माँ का बेड भी बच्चे के, जो बच्चा कमजोर है जिसको ऑक्सीजन चाहिए, उसके साथ ही माँ का बेड भी है। और अभी हमने रिसेंटली जो लास्ट वीक हमने जो इस शिशु वीक के लिए गाइडलाइंस निकाली हैं, जिनमें फ्रंट लाइन वर्कर्स और माँ, उनको सिखाया जाएगा, माँ को वहां रखा जाएगा कि अपने बच्चे का कैसे ख्याल रखना है। हम कहते हैं 0 सेपरेशन ऑफ मदर एंड द बेबी, दोनों को सेपरेट किए बिना माँ को, सिक बच्चा भी अगर है, छोटा भी है, उसकी केयर में इन्वॉल्व करना, उसको दूध जल्दी पिलाना,
उससे ये देखा भी गया है कि बच्चे में 25% जो मृत्यु दर है वो कम होती है, इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग की क्षमता, जब डिस्चार्ज होके भी बच्चा घर जाता है तो भी लंबे टाइम तक माँ बच्चे का ख्याल कैसे रखना है वो बेहतर होता है। उसके अलावा जो हमारे आशा हैं, जो हमारे एएनएम्स हैं, उनके पास कार्ड होता है जिसको हम बोलते हैं मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, माँ बच्चा सुरक्षित कार्ड। और आशा हर महीने नवजात शिशु के घर पे जाती है और 7 बार उसको जांचती है। उस कार्ड में जो सारी चीजें बताई गई, जो भी डॉक्टर आशीष ने भी बताया कि डेंजर साइंस, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग देखनी है, बच्चे का वजन कैसे नापना है, उसको टीका लगा है कि नहीं लगा है, हाथ कैसे धोने हैं, इन सारी चीजों की जानकारी होती है। और ये कार्ड माँ को डिस्चार्ज के वक्त फैमिली को दिया जाता है। तो हर विजिट पे, जब शुरू के 7 दिनों में और 42 दिन तक आशाएं 7 विजिट करती हैं घर पे जाके गाँव में, और माओ को इस बारे में अवगत कराती हैं कि अगर बच्चे को कोई दिक्कत होती है, रेड फ्लैग दिखता है, तो उसको इमीडिएटली जो नियर बाय हेल्थ फैसिलिटी है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां पे लेके आया जाता है। उसके अलावा हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं जो हर गांव में हैं, PHCs हैं, वहां पे अवेयरनेस के लिए बड़े सिंपल तरीके से पोस्टर्स लगे हुए हैं। और वहां पे भी VHSND डे होता है, विलेज हेल्थ सैनिटेशन डे, जिसमें ना सिर्फ माएँ आती हैं बल्कि और विभागों के लोग, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जहाँ पे कैसे पोषण देना है, माँ को अपना ख्याल भी कैसे रखना है बच्चे के साथ, ये सारी चीजों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। तो इस जागरूकता बढ़ाने के लिए हम दिन पे दिन प्रयास कर रहे हैं। और एक अभी ऑक्सीजन थेरेपी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बच्चे हमारे सिक होते हैं, उसके लिए भी हम एक नई तरीके का ट्रेनिंग मोड लाए हैं, जिसमें हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को भी ये सिखाएंगे, जो आशा है और जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स और नर्सेस काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स इन यूनिट्स में, ताकि उनको बेहतर से बेहतर तरीके से इन बच्चों की केयर करने के लिए ट्रेनिंग दी जा सके। डॉक्टर आशीष जैन, आपने ये तो बताया कि कौन से लक्षण सामान्य हैं बच्चों में। न्यूबॉर्न जॉन्डिस यानी जन्म जैसे ही हुआ उसके कुछ ही दिनों में पीलिया बहुत सारे शिशुओं को प्रभावित करता है। ऐसे में कब चिंता की बात माने, और उसके अलावा कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स बताना चाहेंगे? मान लीजिए किसी बच्चे को 24 घंटे में स्टूल पास नहीं होता है, यूरिन पास नहीं होता है, क्या ये चिंता का विषय है? क्या कहना चाहेंगे? हाँ किरण जी, कुछ रेड फ्लैग्स को जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। और जैसे ही ये रेड फ्लैग दिखे या इनके जैसी कोई चीज़ दिखे तो कंसल्टेशन लेना चाहिए। विशेष रूप से अगर कोई बच्चा दूध नहीं पी रहा है या दूध पीते पीते एकदम से दूध कम पीना शुरू कर दिया है, बच्चा सुस्त हो गया है, या उसके होठ नीले पड़ रहे हैं, या कोई भी तरीके का झटका आ रहा हो या फिट आ रहा हो बच्चे को, कहीं से भी उसको सूजन आ रही हो या कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो बच्चे को, या बच्चा यूरिन बिल्कुल कम कर रहा हो, मतलब एक दिन में 1 या 2 दफ़ा ही यूरिन कर रहा हो, तो ये कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जिसको इमीडिएटली जाके इमरजेंसी में या कंसल्टेशन करना ज़रूरी है। जहाँ तक आपने बात करी जॉइंडिस की, तो जॉइंडिस आमतौर पे 70% बच्चों को हल्का फुल्का जॉइंडिस होता है और एक तरह से ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कुदरत का। बट अगर जॉइंडिस पहले 2 दिनों में ही आ रहा है, या जॉइंडिस जो है वो घुटनों के नीचे तक दिख रहा है आपको, या जो जॉइंडिस है उसके साथ में बच्चे सुस्त भी हो रहा है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस समय पे जॉइंडिस का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और हम आमतौर पे फोटोथेरेपी से जॉइंडिस का इलाज करते हैं। और जैसे भी इस तरीके के जॉइंडिस अगर वो देख रहे हैं कि जल्दी आ रहा है या घुटनों के नीचे है या साथ में बच्चा सुस्त हो रहा है, तो इस बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं। और क्योंकि अगर ये जॉइंडिस को हम जल्दी इलाज नहीं करेंगे तो ये ब्रेन पे भी नुकसान कर सकता है। तो ये ध्यान रखें कि जॉइंडिस अगर सीवियर हो, जल्दी आ रहा हो या साथ में कोई सिकनेस हो तो ज़रूर तुरंत जाके दिखाएं। एक और धारणा रहती है पेरेंट्स में कि जॉइंडिस को हम धूप दिखा के कम कर देंगे, तो ये धारणा गलत है, क्योंकि कई दफ़ा जो बच्चे छोटे रहते हैं इनमें धूप दिखाने से और शरीर का पानी कम हो जाता है और दिक्कतें और बढ़ जाती है। तो फोटोथेरेपी जो है वो सही इलाज है। इसके अलावा धूप दिखाना और ये चीज़ें जो हैं इनसे दूर रहें, ये जॉइंडिस का इलाज नहीं है जी। और धूप दिखाना जो है वो फोटोथेरेपी के लिए कॉम्पनसेशन नहीं हो सकता, यानी उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। डॉक्टर रत्ना, कौन सी महिलाएं आप बताना चाहेंगी? पहली बात, कौन सी सही उम्र होनी चाहिए गर्भधारण के लिए, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी अवस्थाएं हैं महिलाओं में
जिनको आप हायर रिस्क मानती हैं अगर महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो? हाँ, तो जैसे कि हमारी मतलब हमारे देश में मैरिज एज भी बढ़ गया है, तो इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि टीनेज प्रेगनेंसीज जो हैं वो ना होएं। सो टीनेज इज़ नॉट अ पीरियड जहाँ पे कंसेप्शन बिल्कुल होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। आइडियली क्या है? आइडियली आप बियॉन्ड 22 ईयर्स वुड बी गुड इनफ। 22-23 साल के बाद। लेकिन वो है कि मदर शुड बी ऑल्सो मेंटली प्रिपेयर टू गो इनटू प्रेगनेंसी, ये ज़रूरी है। और आजकल तो लेट प्रेगनेंसीज़ हो रही हैं क्योंकि हम लोग करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, प्रेगनेंसीज़ हम डिले कर रहे हैं, तो लेट प्रेगनेंसीज़ भी होती हैं। तो बहुत लेट प्रेगनेंसी भी एक हाई रिस्क ग्रुप हो जाता है। ये आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कही है डॉक्टर रत्ना। आजकल जो है एग फ्रीज कराने का काफ़ी चलन बढ़ गया है कि एग फ्रीज करा लिए जाए, फिर किसी भी एज में शायद प्रेगनेंसी प्लान हो पाए। क्या बहुत ज़्यादा अगर देर होती है, क्या वो प्रेगनेंसी सुरक्षित होगी? बियॉन्ड से 35 इयर्स अगर प्रेगनेंसी करते हैं, 35 इयर्स के बियॉन्ड, तो उसमें एक तो मदर को अपनी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है, कोई हाइपरटेंशन हो और कोई प्रॉब्लम्स हो, ये शुरू होता है। एक हमारे को क्रोमोसोमल एनामलीज जो बोलते हैं, मतलब जो मंद बुद्धि वाली चीज़ें जैसे डाउन सिंड्रोम है, ये सिंड्रोम्स जो है विद एज बढ़ जाता है। जब आप प्रेगनेंसी करते हैं तो फिर अगर ज़्यादा एज है तो हम ये चार्ज ज़रूर करते हैं कि बच्चे में ये क्रोमोसोमल एनामलीज ना हो जी। ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और साथ में आप और कुछ पूछ रहे थे, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। एक्चुअली हाई रिस्क तो बहुत सी चीज़ें हाई रिस्क हैं। आप मेडिकल कंडीशंस ले लीजिए, सर्जिकल कंडीशंस ले लीजिए, तो हाई रिस्क में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप हाइपरटेंशन है, शुगर्स हैं, पहले सिजेरियन है, वो भी हाई रिस्क हो गया। कोई मदर को हार्ट डिजीज़ है, वो भी हाई रिस्क हो गया। सीवियर एनीमिया है, खून की कमी है। खून की कमी बहुत ज़्यादा हो तो उसमें हार्ट फेलियर के भी चांसेस हो जाते हैं। जी, और इसीलिए कहा जाता है कि अगर महिला को पहले से कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ है, चाहे बीपी हो, शुगर हो या फिर कोई अन्य समस्या, तो पहले उनको कंट्रोल किया जाए या विशेषज्ञ से समझ लें कि क्या मेडिकेशंस में कुछ बदलाव करने हैं। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनको एपिलेप्सी या किसी अन्य अवस्था के लिए मेडिसिन चल रही होती हैं, वो भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना ज़रूरी है कि क्या उस जो डोजेस हैं उनमें कुछ बदलाव करना है, कुछ दवाएं बंद करनी है। पैरामीटर्स को नॉर्मल के बराबर करने में या अपनी स्थिति को सामान्य करने के बाद और उसके साथ ही प्रेगनेंसी प्लान करना ठीक माना जाता है। डॉक्टर शोभना, टीकाकरण बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूर्ण टीकाकरण की ओर हम लोग कितना जा रहे हैं और किस तरह से बचाव करता है, क्योंकि इम्यूनिटी भी बच्चों की कम है और आजकल बहुत सारे खतरे बढ़ गए हैं बीमारियों और इन्फेक्शंस के रूप में। पूर्ण टीका कैसे सभी को टीकाकरण पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, जो जितनी भी फैसिलिटीज दी जा रही हैं? बिल्कुल, पूरी इसके ऊपर पूरे प्रयास हो रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, यूवेन के आने के बाद हमारे पास सारा जो टीकाकरण है वो अब डिजिटल एंट्री पे आ गया है। मोबाइल से हर एक के पास एंट्री होती है एंड हम ऑलरेडी 90-95% की तरफ जा रहे हैं पूर्ण टीकाकरण के लिए। जो 12 डिजीजेस हैं उनसे ये प्रिवेंट करता है। ये बहुत जरूरी है। मैं मैसेज अपने पेरेंट्स को बोलूंगी कि जो जन्म के वक्त की डोज है वो मिस ना की जाए। जहाँ पे भी हो बच्चा, हमेशा ध्यान दें कि हमारे बच्चे को जन्म पे हेपेटाइटिस बी की 0 डोज लग गई है। डिस्चार्ज होने से पहले बच्चों को ओरल पोलियो की एंड बीसीजी की खुराक मिल चुकी है। और उसके बाद जो हमारा टीकाकरण है, जैसे कि 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पर 5 बीमारियों को कवर करते हुए पेंटावैलेंट का इंजेक्शन लगता है। फिर 9 महीने पे हमारा मीजल्स, रूबेला लगता है। तो 1 साल का पूरा जो टीका डोजेज हैं ये बच्चे को पूरी टाइमली लगे। उसके बाद जो बूस्टर डोजेज लगती हैं आगे, तो ये हर पेरेंट की जिम्मेवारी है कि उनका बच्चों का टीकाकरण विद इन टाइम हो, ताकि वो सीवियर बीमारियों से बच सकें। ये टीके हर जगह, हर स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध हैं, इनकी जानकारी है। अगर आप एक क्षेत्र से दूसरे स्टेट में भी जा रहे हैं तब भी आप टीके ये कहीं भी ले सकते हैं। तो
तो ऐसा नहीं है कि अगर कई बार किरण देखा गया है कि माँ डिलीवरी के बाद दूसरी अपने मम्मी के घर चली जाती है या कहीं और चली जाती है। सो आपके पास अगर वो कार्ड है, नहीं भी है, आप जब भी स्वास्थ्य में जाएंगे तो कोई भी आपको टीका देने के लिए ना नहीं करेगा बच्चे को, तो उसका पूर्ण टीकाकरण कराएं। तो फैसिलिटीज जो है वो दी जा रही हैं, सुविधाएं उपलब्ध हैं और साथ ही शिशु को के टीकाकरण का माँ को एक कार्ड भी दिया जाता है, इसलिए आप भूल ना जाएं। उसमें सभी टीके कौन से करवाने हैं, किस आयु में कराने हैं, कितनी बार करवाने हैं और कौन सी बूस्टर डोजेस लगनी है, सभी की जानकारी होती है। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं शिशु के बेहतर स्वास्थ्य को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, इस विषय पर कुछ और जानकारी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH जरा सी हंसी दुलार जरा सा the taste of India जरा सी अनबन प्यार जरा सा the taste of India यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है the taste of India। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। न्यूबॉर्न केयर, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर रत्ना विश्वास, डॉक्टर आशीष जैन, डॉक्टर शोभना गुप्ता। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर रत्ना आपसे कि क्या प्रेगनेंसी केयर की आवश्यकता सिर्फ उन्हीं महिलाओं को है जो बीमार है? नहीं, सभी महिलाओं को प्रेगनेंसी केयर की ज़रूरत है। जन्म के बाद जन्मघुट्टी देना सभी शिशुओं के लिए उपयोगी भी है और आवश्यक भी। डॉक्टर आशीष जैन। नहीं, ये ना इसका फायदा है और ना इसको करना चाहिए, इससे नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर शोभना, नवजात शिशु को ठंडे पानी से नहलाने से उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों को हल्के गुनगुने पानी से नहलाया जाता है और उसको ठंड से बचा के रखना होता है। जी डॉक्टर रत्ना, कौन से सप्लीमेंट्स महिला को अवश्य लेने चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान? प्रेगनेंसी से पहले ही फॉलिक एसिड शुरू करें। प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ फॉलिक एसिड, सेकेंड ट्राइमेस्टर से हम कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट्स भी शुरू करते हैं। जी, कौन से तत्व को बच्चे के लिए जन्म के बाद पहला वैक्सीन कहा जाता है डॉक्टर आशीष जैन? ये तो अनडाउटेडली कोलेस्ट्रम है, हमने इसके बारे में बात भी करा है, जिसको हम फर्स्ट इम्यूनाइजेशन और गोल्डन ड्रॉप बोलते हैं। तो ये हर बच्चे को मिलना चाहिए। जी डॉक्टर शोभना, अगर माँ का दूध नहीं आए, जो बहुत सारी महिलाएं शिकायत करती हैं और कुछ डॉक्टर्स भी कहते हैं, ब्रेस्ट मिल्क नहीं आया तो बच्चे को टॉप फीड पर डाल दिया जाए, बच्चा सेहतमंद रहेगा और उसका वेट भी बढ़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ का दूध ही पिलाना है। दूध नहीं आना का कारण हो सकता है कि माँ ने बच्चे को ठीक से लगाया नहीं है छाती से। तो आप हेल्थ केयर अपने नियरेस्ट फैसिलिटी में जाएं, जहाँ पे सिस्टर या ANM है, वो आपको सिखाएगी कि बच्चे को छाती से कैसे लगाना है। जी, तो इसलिए सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं। अगर माँ स्वस्थ है तो कोई परेशानी नहीं है दूध आने। गर्भधारण के पहले और गर्भधारण के दौरान गर्भावस्था में कौन से टीके माँ को लगवाने चाहिए डॉक्टर रत्ना?
गर्भधारण से पहले जो है उनको उनकी वैक्सीनेशंस पूरी ख़त्म हो जानी चाहिए जो थी वो तो चाइल्डहुड में ज़्यादातर देते हैं जी। लेकिन कोई अगर किसी को इन्फ्लुएंज़ा या कुछ ऐसी चीज़ें हैं लगवानी है वो लगवा सकते हैं। गर्भधारण के दौरान हम एक ही वैक्सीन देते हैं जो कि अब हम टेटनस टॉक्साइड और डिप्थीरिया का कॉम्बिनेशन देते हैं जी। और टी-डैप जो पर्ट्यूसिस का है वो कॉम्बिनेशन अभी अवेलेबल नहीं है, पर टेटनस एंड डिप्थीरिया का कॉम्बिनेशन देते हैं जी। और ये बेहद महत्वपूर्ण है माँ के लिए भी और शिशु को सुरक्षित रखने के लिए भी। बच्चों को टमी टाइम देना कितना आवश्यक है और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यानी स्किन केयर प्रोडक्ट्स की शुरुआत कब से करनी चाहिए? डॉक्टर आशीष जैन। जो टमी टाइम है वो बच्चों को बीच बीच में देना चाहिए और विशेष रूप से जब बच्चे सो रहे हो और थोड़े से बड़े हो गए हो, जैसे 6 वीक्स हो गए, 8 वीक्स हो गए हो, तो देखा गया है कि टमी टाइम देने से जो सिड्स होता है या सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है इसकी प्रिवेंशन होती है। दूसरा आप पूछ रहे थे कि बच्चों को स्किन केयर के लिए क्या करना चाहिए, तो विशेष रूप से जो बच्चों का स्किन होता है उसमें लेयर्स बड़े कम होते हैं तो इट इज़ वेरी सेंसिटिव, तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए और जो आमतौर पे जो सिंपल तेल वगैरह है या मॉइस्चराइज़र है जो हम लोग यूज़ करते हैं विदाउट एनी इम्प्योरिटीज़ और एनी एडिशनल मटेरियल, वही हम बच्चों को यूज़ करना चाहिए जी। और माता पिता अक्सर ऐसा करते हैं डॉक्टर शोभना कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स तो चाहे अपने ना यूज़ करें लेकिन कई बार दवाइयाँ जो घर में होती हैं खासकर कफ कोल्ड फीवर के लिए जो बड़े बच्चों के लिए प्रयोग हो रही होती हैं अवश्य ही छोटे बच्चों को दे दी जाती हैं बिना डॉक्टरी सलाह के। कितना बड़ा खतरा है? बहुत बहुत बड़ा खतरा है। बच्चों को दवाइयाँ खासकर नवजात शिशु को बिना डॉक्टरी सलाह के कोई दवाई नहीं देनी है। डोज अलग होती है, बच्चों के वजन के हिसाब से होती है, कई बार रिएक्शन कर सकती हैं और जानलेवा भी हो सकती हैं जी। तो कोई दवाई नहीं देनी है। एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगी, कैसे प्रेगनेंसी को सेफ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए? डॉक्टर रत्ना। प्रेगनेंसी का प्लानिंग अच्छे से करें, अपनी कोई भी समस्याएं हैं प्रेगनेंसी पहले उसको ऑप्टिमाइज़ करिए, स्पेशली अगर डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है उनको ड्रग्स को भी चेंज किया जा सकता है। प्रेगनेंसी में नियमित रूप से आइए, सिस्टमेटिकली ईच ट्राइमेस्टर में अपना चेकअप करवाइए और जो जांचें हैं वो करवाइए और साथ में अपने सप्लीमेंट्स लीजिए। कोई भी खतरों के लक्षण हो तो तुरंत अस्पताल आइए और डिलीवरी ज़रूर अस्पताल में करवाइए। डॉक्टर आशीष जैन क्या कहना चाहेंगे, शिशुओं का स्वास्थ्य कैसे सुरक्षित रहे? मेरे ख्याल से 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो ब्रेस्ट फीडिंग, आप ब्रेस्ट फीडिंग देने से बहुत सारी चीज़ें शिशु में प्रिवेंट हो जाती हैं, बहुत सारी डिजीज़ेस प्रिवेंट हो जाती हैं और जैसे डॉक्टर शोभना में भी बोला मोर्टेलिटी भी कम हो जाती है। दूसरा है इम्यूनाइजेशन। मेरे ख्याल से आज की तारीख में इतना स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन अभी तक है नहीं जो इतनी सारी बीमारियां को प्रिवेंट करता है, तो इम्यूनाइजेशन को बिल्कुल सही तरीके से जैसे प्रिस्क्राइब्ड है वैसे लें। और तीसरा हमने अभी डिस्कस करा था डेंजर साइंस के बारे में, तो इन डेंजर साइंस को ख्याल रखें और जैसे ही कोई भी डेंजर साइन हो या कोई भी चीज़ वैसे अब नॉर्मल लगे बच्चे में तुरंत कंसल्टेशन करें। ये 3 चीज़ करने से मेरे ख्याल से बच्चा जो है वो शिशु की मोस्टली समस्याएं जो है सॉल्व हो जाएंगी। राइट। डॉक्टर शोभना गुप्ता, नेशनल न्यूबॉर्न केयर वीक पर आपका संदेश सभी के लिए। नवजात शिशु हमारे जीवन की नींव है, तो उसका ध्यान सिर्फ माँ की जिम्मेवारी नहीं है, पूरे परिवार की है, पूरी कम्युनिटी की है और हमारे सारे डॉक्टर्स की भी है। तो सबको मिलके साथ मिलके जो चीजें बताई गई हैं आज डिस्कस की हैं उनको आगे लेके जाना है और स्पेशल ध्यान देना है जो बच्चे हमारे कमजोर हैं, लो बर्थ वेट हैं, कि उनका हम सही तरीके से ध्यान रखें ताकि आगे जाके वो स्वस्थ बालक बन सके। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर शोभना गुप्ता, डॉक्टर आशीष जैन, डॉक्टर रत्ना विश्वास। बच्चों से महत्वपूर्ण उनके सेहत को लेकर छोटी छोटी बातें हैं जो अहम भूमिका निभाती हैं। पहला वैक्सीन यानी पहला टीकाकरण माँ का दूध कोलेस्ट्रॉम आपको अवश्य देना है और साथ ही हमारा ध्यान कभी कभी तब उन बातों पर जाता है जब कुछ एबनॉर्मल हो जाता है। सब कुछ सामान्य होना बड़ी बात है, छोटी छोटी साधारण बातों का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। गर्भावस्था से पहले, गर्भावस्था में और शिशु जन्म के बाद 2 सालों तक का समय जो है 1000 दिन जिसे कहा जाता है बेहद महत्वपूर्ण है। सतर्क हमें रहना है और सबको योगदान देना है क्योंकि ये बात है बच्चों के जीवन की सुरक्षा की, उनके बेहतर स्वास्थ्य की।
स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता न सिर्फ बीमारियों का खतरा कम करती है बल्कि बेहतर जीवन भी सुनिश्चित करती है। ये जानकारी का सिलसिला टोटल हेल्थ के माध्यम से ऐसे ही जारी रखेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।